के बाहर उपस्थित रहते हैं, जिससे कि स्पर्म का निर्माण हो सके। और इसी स्पर्म के निर्माण में वास डिफरेंशिया होती है ना। वास डिफरेंशिया देखिए लिखा होगा, प्रत्येक विषम में एक शुक्र वाहिनी, जिसको वास डिफरेंशिया कहते हैं, एक शुक्र वाहिनी वास डिफरेंशिया होती है, नलिका होती है जो वीर्य में तरल पदार्थ को बढ़ाती है। यानी कि जो सीमन है, सीमन में क्या करेगी, तरल पदार्थ को बढ़ाने के लिए जो स्पर्म है ना, स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनेगा और स्पर्म में जो तरल पदार्थ हैं, देखिए स्पर्म की कितने होने चाहिए। जैसे एक बुल जो होता है वो 5 से 8 घन सेंटीमीटर स्पर्म एक बार जो है एक बार में निकालता है। आप समझिए, पहले एक बुल अगर जो है वो एक बार में लगभग 5 से 8 घन सीसी स्पर्म जो है इजाकुलेट करता है, इजाकुलेट करता है। अगर इजाकुलेशन होता है तो 5 से 8 घन सीसी स्पर्म एक बार में इजाकुलेट करता है एक बुल, और इसका 1 घन सेंटीमीटर जो होता है, 1 घन क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है, 1 सीसी जो होता है, वो जो है 5 से 8 लाख के करीबन इसमें स्पर्म होते हैं। इसमें जो होते हैं विद्यार्थियों कितने होते हैं, 8 लाख स्पर्म होते हैं। कितने स्पर्म होते हैं, 1 सीसी में, 1 घन क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने स्पर्म होते हैं, 8 लाख स्पर्म होते हैं। अब समझिए, एक बार में 5 से 8 घन सेंसी जो स्पर्म को, सीमन को इजाकुलेट करता है, स्पर्म को नहीं, सीमन को इजाकुलेट करता है, तो इसमें लगभग कितने होंगे, 8 8 या 64, यानी कि हम अगर बात करें तो 64 लाख स्पर्म एक बार में इजाकुलेट होते हैं। एक बार में अगर देखें हम तो 64 लाख स्पर्म इजाकुलेट होते हैं, 64 लाख। ठीक है, तो इन स्पर्मों का निर्माण टेस्टिस में होता है, और टेस्टिस में जो तरल पदार्थ की मात्रा, जो टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म में जो लिक्विड मटेरियल जो कि बाहर लाने में स्पर्म को सहायक होता है टेस्टिस से, तो ये लिक्विड मटेरियल का निर्माण या लिक्विड मटेरियल बनाने का काम या मिलाने का काम वास डिफरेंशिया करती है। वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस करती है या शुक्र वाहिनी करती है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि स्पर्म में जो है लिक्विड पदार्थ को जो कौन मिलाता है, वो मिलाता है वास डिफरेंशिया, यानी कि शुक्र वाहिनी। ठीक है, चलिए आगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया, वास डिफरेंशिया स्पर्म में लिक्विड पदार्थ को मिलाती है। किसको मिलाती है, स्पर्म में लिक्विड मिलाएगी, यानी कि तरल मिलाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वास डिफरेंशिया। दूसरी बात आती है वृषण रज्जु या स्पर्मेटिक कार्ड। अब देखिए, स्पर्मेटिक कार्ड जो होता है वृषण में रक्त का संचार करता है और साथ साथ में भोजन का भी संचार करता है। रक्त का संचार करेगा तो समझ लीजिए भोजन का भी। अगर घुमा फिरा के लिख दे कि भोजन का संचार कैसे होगा, उसी में भोजन समाहित रहता है रक्त में ही। तो स्पर्मेटिक कार्ड जो होता है वो टेस्टिस में जाता है, और ये एक कार्ड होता है, ठीक है, एक रज्जु होती है, वृषण तक जाती है। इसी को जब कैस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि बधियाकरण करते हैं, तो इसी को काट दिया जाता है। ठीक है, कैस्ट्रेशन के समय, किस समय, एट द टाइम ऑफ कैस्ट्रेशन या बधियाकरण। जब बधियाकरण किया जाता है, बधियाकरण आपको बता चुके हैं हम, जब बधियाकरण किया जाता है तो इसी को स्पर्मेटिक कार्ड को जो है वृषण में रक्त का संचार करता है, इसी को काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। एक तरीके से हम देखें तो पूछा जाएगा कि वृषण में न्यूट्रिएंट्स भेजने वाली चीज कौन सी है, कौन भेजता है, तो स्पर्मेटिक कार्ड भेजता है न्यूट्रिएंट्स। और जो वास डिफरेंशिया होती है, शुक्र वाहिनी होती है, ये इसमें तरल पदार्थ को मिलाता है। और दोनों टेस्टिस से अलग अलग शुक्र वाहिनी आती है और आगे आकर के दोनों जुड़ जाती है। ठीक है, तो दोनों ही टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण होता है, और वो दोनों टेस्टिस से स्पर्म जो है बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगला है मादा जनन अंग। ठीक है, तो मादा जनन अंग जो होता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। देखिए हम फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम काऊ का दिखाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। देखिए हम फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम काऊ का दिखाते हैं। ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो काऊ का है ना, ये समझ लीजिए आप, एक दिन हमने शायद बताया भी हो, है ना। तो इसमें ये वाला चित्र जो है ज्यादा सुइटेबल बैठ रहा है। ये देखिए बना हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलिए ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें दोनों तरफ ये मेल का, जैसे जो वो है मेल है उसका प्रमुख जनन अंग जो होता है वो होता है टेस्टिस, और फीमेल का प्रमुख जनन अंग होता है ओवरी। देखिए एक ओवरी यहाँ पर उपस्थित है और एक ओवरी जो है, एक ओवरी यहाँ पर है, एक ओवरी यहाँ पर। देखिए दो ओवरी होती है काऊ में। ठीक है, क्या होती हैं? ये ओवरी होती है, यानी कि अंडाशय। क्या होगा? ओवरी होगी, अंडाशय होगा, और इसी से ओवा रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? ये देखिए इधर और इधर दोनों तरफ से, ये भी एक ओवरी है और उधर साइड भी है, तो इससे रिलीज होगा ओवा, यानी कि अंडा, है ना। इसी से क्या रिलीज होगा? अंडा। और ये बहुत संख्या में रिलीज होते हैं, एक आध अंडा नहीं रिलीज होता है। जैसे टेस्टिस से हमने बताया था कि स्पर्म जो है लगभग 64 लाख स्पर्म एक बार में इजैकुलेट साण करता है, तो ये 75,000 के करीबन ओवा भी रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इन ओवा में इसके जस्ट नीचे जो होता है, ये इस कीपाकार एक संरचना होती है जिसके जस्ट नीचे इस तरीके की, उसको कहते हैं इनफंडिबुलम। देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर हम बता देते हैं, एक इनफंडिबुलम होती है, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम में ही जो है ओवरी एक तरीके से रखी रहती है, और यहां से ओवरी से जब ओवा निकलता है तो सबसे पहले इनफंडिबुलम में जाता है। इनफंडिबुलम के बाद आती है आपकी बात जो ये फैलोपियन ट्यूब। ये देखिए जो ट्यूब होता है इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। देखिए एक तो मेल में नसबंदीकरण होता है और एक फीमेल में भी नसबंदीकरण होता है। फीमेल में जब नसबंदीकरण किया जाता है तो कुछ नहीं किया जाता है, केवल यहां से फैलोपियन ट्यूब है, जो ट्यूब है ना, ये फैलोपियन, देखिए यहाँ पे ओवरी है, एक यहाँ फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर भी होगा, ये भी अपटी है, फैलोपियन ट्यूब है। तो इन दोनों को काट कर वहीं पर बांध देते हैं, बाइंड कर देते हैं, तो ये नसबंदीकरण फीमेल की हो गई। ठीक है ना। और मेल की नसबंदीकरण में क्या हमने बताया था कि उसमें बैस डिफरेंशिया को बांध दिया जाता है। अब देखिए यहां से स्पर्म फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ देखिए इस तरीके से यहां पर आएगा, और ये जो होता है यूटेराइन हार्म है। ये देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों मिला के इनको कहते हैं यूटेराइन हार्म। क्या कहा जाता है? यूटेराइन हार्म। सींगों की तरह संरचना है, देखिए घूमे हुए हैं ऐसे,
है ना, इसीलिए इसको यूटेराइन हार्न कहा जाता है, घूमे हुए हैं। और यहीं पर से ये क्या होता है, यहीं पर से एक रज्जु आती है जिससे कि प्लेसेंटा जुड़ा रहता है आपका, यानी कि एम्ब्रियो जो होता है, भ्रूण का निर्माण यहीं पर होता है। और यही यूटेराइन हार्न जो होते हैं, यहीं से एक रॉड कनेक्ट होती है, समझ लीजिए आप, वो जो है यूटेराइन मिल्क प्रदान करती है एम्ब्रियो को। क्या प्रदान करती है? यूटेराइन मिल्क। ठीक है, ये यूटेराइन मिल्क प्रदान करेगी, जिससे भ्रूण जो है हमारा धीरे धीरे विकसित होगा। और ये वाला जो पोर्शन, ये तो यूटेराइन हार्न हो गया, देखिए ये यूटेराइन हार्न है, दोनों यूटेराइन हार्न है। और इसके बाद ये जो पार्ट है, इसको बोला जाता है एम्पुला। क्या बोला जाता है? एम्पुला। जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन आर टेक प्लेस इन एम्पुला। फर्टिलाइजेशन एम्पुला में स्थान ग्रहण करता है। इसके बाद आता है यूटेरस, है ना, ये देखिए सर्वेक्स है, सर्वेक्स। और यूटेरस यहां पर है, इसी को यूटेरस कहते हैं या इसी को एम्पुला कहते हैं। तो यूटेरस, सर्वेक्स। और ये बात आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बताई जाती है कि अगर हमको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमन को छोड़ना हो तो कहां पर सीमन को छोड़ेंगे, या डॉक्टर जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो उस समय सीमन को कहां ले जाते हैं, तो डॉक्टर जो है सीमन को सर्वेक्स में छोड़ते हैं। देखिए जहां पर 3 नंबर बना हुआ है, सीमन को यहीं पर छोड़ा जाता है। और अगर नेचुरल ब्रीडिंग होती है, नेचुरल अगर सांड के द्वारा मैटिंग कराई जाती है, तो फिर जो है सीमन को इससे पहले भी हम छोड़ सकते हैं, यानी कि सांड को जो है सर्वेक्स से पहले भी हम छोड़ा जा सकता है, किसमें? नेचुरल ब्रीडिंग में। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है, उसमें जो है सीमन को सर्वेक्स में छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से स्थिति होती है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की, इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम काऊ का होता है। ठीक है, ये देखिए दोनों ओवरीज बनी हुई है। 5 नंबर पे इसने दिखाया है, यहाँ पर ओवरी है, ये देखिए ओवरी यहाँ पर है 5 नंबर पर। 4 नंबर पर ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। यूटेरस बहुत ब्रॉड लिगामेंट है, जुड़ा हुआ है, देखिए यहीं से। उसके बाद सर्वेक्स दिया है 3 नंबर पे, ये है यूटेरस 1 नंबर पर है, ओवरीज यही है, वेजाइना देखिए यहाँ पर, ये वेजाइना है। तो ये लग रहा है कि वेजाइना में ही अगर नेचुरल ब्रीडिंग होती है तो वेजाइना में सीमन को जो बुल छोड़ता है। अगर आर्टिफिशियल, ये चीज ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल अगर ब्रीडिंग कराते हैं, एआई कराते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं, तो सीमन को जो है वो कहां पर छोड़ा जाता है? वो सीमन को छोड़ा जाता है सर्वेक्स में। अगर नेचुरल ब्रीडिंग होती है तो सीमन को वेजाइना में छोड़ दिया जाता है। बस इतना अंतर होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में और नेचुरल इंसेमिनेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी में। देखिए, तो हमने आपको पूरा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था उसको बना के दिखाया था कि किस प्रकार का है, और इसी के द्वारा प्रश्न जो आते हैं उनको हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो जो भी लिखा होगा अब आपको जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले पॉइंट जो लिखा हुआ है इसको देखिए आप। मादा का प्रमुख जनन अंग ओवरी, अंडाशय होता है, जो ओवा अंडे का निर्माण करता है। देखिए, ओवा का निर्माण भी करता है और इसको रिलीज भी करता है ना। अब जब रिलीज करेगा ओवा का ओवरी, तो इसको कहते हैं ओवुलेशन, ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन कहते हैं। जब रिलीज करेगा तो क्या प्रोसेस हो जाएगी? ओवा को रिलीज करने को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवा का अंडे का निर्माण करता है। फिर बात आती है, स्तनधारियों में 2 अंडाशय होते हैं। कितने अंडाशय होते हैं? 2 अंडाशय होते हैं। गाय की अंडाशय से 75,000 तक ओवा एक बार में रिलीज होते हैं। कितने ओवा रिलीज होते हैं? अंडाशय से जो ओवा रिलीज होते हैं एक बार में 75,000। और स्पर्म कितने आ रहे थे? देखिए, सांड से 64 लाख स्पर्म आ रहे थे। ठीक है, और सारे के सारे स्पर्म और ओवा का जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो जैसे ही एम्पुला में जो है ओवा आया और इधर से जो है स्पर्म गया, तो बहुत सारे ओवाओं के आसपास, ओवा की संख्या क्योंकि कम है, तो ओवाओं को स्पर्म घेर लेते हैं और उनमें घुसने का प्रयास करते हैं। और जब सेट हो जाता है, अगर कोई भी जो सबसे ताकतवर स्पर्म और ओवा होता है वही सेट हो जाता है, उसी से जो है एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो स्तनधारियों में 2 अंडाशय होते हैं।
गाय के अंडाशय से, देखिए अंडाशय हमने आपको दिखाए थे, दो तरफ ओवरी थी, और गाय के अंडाशय से 75,000 तक ओवा एक बार में रिलीज होते हैं। कितने ओवा रिलीज होते हैं अंडाशय से? 75,000। समझिए बहुत सारे ओवा रिलीज होते हैं, और ओवा रिलीज होकर के सबसे पहले इनफंडिबुलम में जाते हैं, और इनफंडिबुलम के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में छोटी छोटी जो है धारियां लगी, मतलब सिलिया लगी होती हैं, जिससे कि अंडे जो है नीचे की तरफ आते चले जाते हैं, और यूटेराइन हार्म के बाद जो है यूटेरस में चले जाते हैं, और वहीं पर एम्पुला होता है जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यूटेराइन हार्म होते हैं, उसके बाद यूटेरस होता है, और उसके बाद उसके अंदर जो होता है एम्पुला होता है। तो ये स्थिति इसमें जो है बनती रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे इसी में। तो अगला कह रहा है, देखिए मादा में अंड जनन एपिथीलियम में निर्मित पुटिक यानी कि प्रिमोडियल जर्म सेल को उगोनिया कहा जाता है। बात समझिएगा, थोड़ा टफ है यहाँ पर पॉइंट, लेकिन हम इसीलिए खड़े हैं कि टफ का जो है निस्तारण किया जाए। बात यहाँ पर ये कह रहा है कि जब ओवरी में अंडा बनता है उस समय की स्थिति बता रहा है कि ओवरी में एपिथीलियम जो होता है उसी के अंदर अंडा बनता है, और प्रिमोडियल जर्म सेल है, यानी कि प्राथमिक कोशिका है, प्रिमोडियल जर्म सेल है, जिसको उगोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगोनिया कहा जाता है। ठीक है, तो एपिथीलियम के अंदर जो है उगोनिया का निर्माण होता है। इसके बाद आता है गाय के मध्यकाल के समय जब अंडाशय से ओवा बाहर निकलते हैं तो उसे ओव्यूलेशन कहते हैं, और फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था, देखिए फिर एक बार बता दे रहे हैं। ये देखिए हमने एक बार बताया था, अगर हैं ये देखिए ओवरियां दो हैं, ये भी ओवरी है, ये भी ओवरी, ये दोनों क्या है? ओवरियां हैं। इनके जस्ट नीचे जो है दोनों में ये क्या है? इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम इसी को कहते हैं, कीपाकार संरचना है। इसके बाद जो होता है फैलोपियन ट्यूब है। ये देखिए ये फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है? ये दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, और इसी ट्यूब के अंदर जो होता है सिलियां पाई जाती हैं, जिससे कि ओवा जो है नीचे की तरफ रिलीज होकर आ जाता है। क्या इसमें पाई जाती है? सिलिया पाई जाती है। ठीक है, ओवा नीचे की तरफ इसी से रिलीज होकर आता है। फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब जो होता है इसी को हम क्या कह देते हैं? ओविडक्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ओविडक्ट कह देते हैं। और फैलोपियन ट्यूब को अगर हम काट के बांध देंगे, यहीं पर इसको कट कर देंगे कैंची से, यहाँ पर, तो ये जो है फीमेल, ये मादा जो है आगे बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? इसी को कहते हैं नसबंदीकरण। इसी को कहते हैं नसबंदी। क्या कहते हैं? नसबंदी। क्यों? कुछ होता नहीं है इसमें। देखिए काटा इसे कैंची से, बांध दिया। अब देखिए फिर यहां से कैसे आगे संतानोत्पत्ति होगी नहीं। क्यों? क्योंकि ओवरी से नीचे की तरफ जो है ओवा कहीं आ पाएगा, क्योंकि यहीं रुक जाएगा, वहां भी ओवा रुक जाएगा। ये स्थान पर जब ओवा और स्पर्म का मिलन ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? एम्ब्रियो सेटल नहीं होगा। ये देखिए यूटेराइन हार्म है। ये जो होता है ये यूटेराइन हार्म है, ये यूटेराइन हार्म है। और इसके अंदर, ओवरी के अंदर, इसमें जो है एपिथीलियम होता है, और इसी में एपिथीलियम होता है, और इसी में जो है
अंदर, इसी के अंदर जो होता है क्या बनता है, एपिथेलियम के अंदर जर्मिनल प्रिमोडियल जर्म सेल होती है। प्रिमोडियल जर्म सेल होती है, प्रिमोडियल जर्म सेल होती है, इसी में ओवा का निर्माण होता है और इसकी जो बेसिक उगाई होती है वो उगोनिया कहलाती है। ठीक है, और यहीं से 75,000 के करीबन ओवा जो है एक एक तरफ से चलते हैं। अब बात आती है ये वाला स्थान जो कहलाता है, ये वाला सारा स्थान जो है ये यूटेरस कहलाता है। क्या कहलाता है? यूटेरस कहलाता है। इसी में जो है आपका एम्पुला होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? एम्पुला होता है, इसी में फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद वाला जो भाग होता है, इस तरफ का जो पार्ट है, ये हमारा कहलाता है क्या कहलाता है? सर्वैक्स, है ना। यहां पर जो होगा सर्वैक्स, और सर्वैक्स के बाद जो है ये इधर वैजाइना है। ठीक है, तो नेचुरल आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में सर्वैक्स में जो है हम क्या कर देंगे, सीमन डालेंगे, पहुंचाएंगे, और नेचुरल इंसीमिनेशन में वैजाइना में ही सीमन को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ तक आएगा बेचारा ये चल के यहाँ से यहाँ तक, और इधर से अंडे आ रहे हैं, दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे और यहीं पर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया संपूर्ण होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहा जाता है, हम आपको बता चुके हैं। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है यूटेराइन हार्न के द्वारा ही गर्भावस्था में भ्रूण को यूटेराइन मिल्क या भोजन प्राप्त होता है। देखिए जब यूटेराइन हार्न है वहीं से जो है उसको यूटेराइन मिल्क प्राप्त होता है, यानी कि जो नेवल होती है, नेवल का मतलब जो बच्चे में नेवल होती है, नेवल कॉर्ड, यानी कि जिसको हम लोकल लैंग्वेज में नेवल कहते हैं। कुछ बहुत सारी लोकल लैंग्वेज होती है, हमने नेवल बताया था। तो नेवल जो पेट में होती है उससे गर्भावस्था में यूटेराइन मिल्क प्राप्त होता रहता है, यानी कि माँ के पेट से उसके पेट में जो भी चीजें खाती है वो तो पेट में पहुंचती हैं। इसीलिए जो है गर्भवती गाय जो होती है ना, प्रेग्नेंट काऊ जो होती है, उसको बहुत चीजें हिसाब से खिलाई जाती हैं कि ये दीजिए ये ना दीजिए, नहीं तो पता चला उसके बच्चे पे भी वही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और वो सारा भोजन उसके पेट में पहुंचता है, तभी तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। अगर भोजन नहीं पहुंचेगा तो बड़ा कैसे होगा, यानी कि न्यूट्रिएंट्स उसी से जाते हैं, तो उसी को यूटेराइन मिल्क कहते हैं। अगली बात आती है जब पशु लैंगिक दृश्य परिपक्व हो जाता है तो उसे पुबर्टी कहते हैं, यानी कि यौवनावस्था कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि पशु का यौवन होना ही पुबर्टी कहलाता है, यानी कि जवान होना ही पुबर्टी कहलाता है। या फिर हम एक लैंग्वेज में और कह सकते हैं कि जब पशु में जो है पहली बार जो है मैटिंग करने की क्षमता आ जाए, दिस इज नॉन एज पुबर्टी। या फिर कहते हैं कि मादा में जब पहली बार जो है एस्ट्रस साइकिल आता है, यानी कि मधचक्र आता है, इसी को हम पुबर्टी कहते हैं। या फिर कहते हैं जब हम मेल में जो है पहली बार सीमन का निर्माण होता है, इसी को पुबर्टी कहते हैं। तो बहुत सारे तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो पुबर्टी का मतलब है जानवरों में यौवनावस्था का आना, दिस इज नॉन एज पुबर्टी। ठीक है, चलिए आगे। अगली बात विद्यार्थियों आती है एस्ट्रस साइकिल। ये देखिए थोड़ा टेक्निकल है, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि एक बार समझेंगे तो आजीवन इसको जो है ध्यान रखेंगे। एस्ट्रस साइकिल होता है, इसमें एस्ट्रस होता है, मेटास्ट्रस होता है, डाइस्ट्रस होता है, एनेस्ट्रस होता है ना। इसके 4 चक्र हैं, एस्ट्रस, मेटास्ट्रस, डाइस्ट्रस और एनेस्ट्रस। ठीक है, एस्ट्रस का मतलब जो होता है कि इस समय पशु मेटिंग के लिए तैयार होता है, यानी कि मेटिंग करता है, और इस समय जो है अगर हम कहें कि जो कार्पस लुटियम है वो नहीं बनता है, इस समय जो है एस्ट्रोजन का निर्माण ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण कम होता है। ठीक है, ये बात है। जब मादा नर के साथ मेटिंग की इच्छा प्रकट करती है तो उसे एस्ट्रस कहते हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ मेटिंग।
यानी कि एट द टाइम ऑफ हीट इसे कह सकते हैं, यानी कि हीट के समय, हीट के पीरियड को, हीट के समय को हम एस्ट्रस कह सकते हैं। हीट के समय को हम क्या कह सकते हैं? एस्ट्रस कह सकते हैं। हीट के समय को हम क्या कह सकते हैं? हीट के समय को हम एस्ट्रस कह सकते हैं। जब मादा नर के साथ मैटिंग की इच्छा प्रकट करती है, दिस इज नोन एज एस्ट्रस। ठीक है, ये वही समय होता है। इसमें क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन डाउन रहता है, कम रहता है, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है ना। अब देखिए इसमें होगा क्या क्या, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है कम होगा। समझ लीजिएगा ये बात। कि ओवा जो है रिलीज होकर आ रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। अगला बात है मेटास्टस। मेटास्टस जो होता है, अब देखिए इसमें लिखा होगा कि अंडोत्सर्जन के तुरंत बाद का समय जब एस्ट्रोजन लेवल तथा ल्यूटरनाइजिंग अगर कहें इसको, ल्यूटरनाइजिंग हार्मोन का स्तर रक्त में कम हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ था, अब एस्ट्रोजन जब मैटिंग कर लिया उसके बाद 6 से और आपका जो 6 दिन तक का समय होता है, यानी कि मैटिंग के बाद 6 दिन का समय होता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है रक्त में कम हो जाता है या होने लगता है। ल्यूटरनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों जो है मैटिंग के बाद, यानी कि जिस समय तक मैटिंग नहीं होती है उसके जस्ट बाद जो है एस्ट्रोजन और ल्यूटरजाइन जो हार्मोन होता है, उन दोनों का स्तर, ल्यूटरजाइन जो हार्मोन होता है उन दोनों का स्तर जो है कम होने लगता है ना। अभी हमने कहा बड़ा था स्ट्रेस में, अब क्या हुआ, ल्यूटरजाइन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है दोनों का स्तर जो है कम होने लगा है। और जब इनका स्तर कम होगा तो कार्पस लुटियम अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। देखिए तुरंत करना प्रारंभ किया, हमने बताया था कि जब जिस समय ओवा रिलीज हो रहा है उस समय कार्पस लुटियम भाग जाता है, और जैसे ही कार्पस ओवा निकल के चले गए सब बाहर, या जो भी हो, फर्टिलाइजेशन हुआ या ना हुआ वो आपकी बात है, अगर स्पर्म आएंगे तो होगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा। अगर उसी समय क्या होता है कि अगर यहीं पर कार्पस लुटियम फिर अपना काम करना प्रारंभ कर देता है, जस्ट बाद में जैसे ओवा निकल गए कार्पस लुटियम फिर उसमें थक्का बनाना शुरू कर देता है, तो वही लिखा हुआ है कार्पस लुटियम अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। हीट प्रारंभ होने से 6 दिन तक होता है, यानी कि हीट प्रारंभ होने के 6 दिन तक का समय जो होता है ये मेटास्टस कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसके जस्ट बाद जो है एस्ट्रोजन कम होने लगता है, यानी कि एस्ट्रस के बाद एस्ट्रोजन कम होता है, ल्यूटरजाइन हार्मोन जो होता है वो भी कम होने लगता है, और कार्पस लुटियम का स्तर जो है बढ़ने लगता है। ये जो है हीट के 6 दिन तक का समय होता है। इसके बाद बात आती है विद्यार्थियों डाइएस्टस की, तो आगे देखेंगे हम डाइएस्टस। देखिए डाइएस्टस जो होता है यह 6 से लेकर के आपकी 18 दिन तक का समय होता है ना। यह अवस्था सीएल द्वारा उत्पादित प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर रक्त में अधिक होता है, क्योंकि हमने बताया था ना जब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाएगा और कार्पस लुटियम भी बढ़ जाएंगे, है ना। तो 6 से 18 दिन का समय ये हो गया, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है पशु को, आराम से 6 से 18 दिन में जो है आराम से प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ जाता है और कार्पस लुटियम भी बढ़ जाता है। लेकिन 18 दिन के बाद जो स्थिति होगी फिर से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। अगर क्या हुआ, अगर मेटिंग नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, तब अगर निषेचन हो गया फिर नहीं बढ़ेगा, अगर निषेचन नहीं हुआ तो फिर वही क्रिया जो है दोबारा जो है एस्ट्रस, फिर मेटास्टस, फिर डाइएस्टस, फिर जो है एनास्टस, इस तरीके से चलती रहती है। तो देखिए फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर रक्त में अधिक हो जाता है और जो है कार्पस लुटियम उत्पादित होता है। अगला पॉइंट है जिसके कारण ग्रेफियन फॉलिकल्स का अंडाशय में निर्माण रुक जाता है और 6 से 18 दिन तक का समय डाइएस्टस कहलाता है। ग्रेफियन फॉलिकल्स का मतलब होता है जो अंडे बनाने वाली कोशिकाएं हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स जो अंडे बना रही हैं, तो इनका निर्माण रुक ही जाएगा, है ना। इनका निर्माण क्या होता है अंडे में, भाई जब
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हावी है, कार्पस लुटियम हावी है, तो अंडे बनाने से क्या फायदा? जब एस्ट्रोजन एक्टिवेट होगा तो अंडे जो है अपने आप बनने लगेंगे ओवरी में। ठीक है, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। डायस्टस के बाद विद्यार्थियों आती है प्रोएस्टस या एनेस्टस। देखिए प्रोएस्टस तब होगी प्रोएस्टस जब होगी जब हमारा गर्भाधान नहीं होगा। अगर हमारे पशु का गर्भाधान नहीं हुआ तो फिर प्रोएस्टस यानी कि दोबारा वही प्रोसेस जो है दोहराई जाएगी। अगर मैटिंग कर ली और फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर निषेचन हो गया तो हम क्या करेंगे? देखिए अगर निषेचन हो गया तो फिर क्या होगा? एनेस्टस की स्थिति आ जाएगी, यानी कि फिर मध्य चक्र जो है एस्ट्रस साइकिल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर निषेचन कर लिया पशु ने, निषेचन हो गया उसके अंदर मादा के अंदर, तो फिर ये जो है एनेस्ट्रस कंडीशन कहलाएगी। अगर निषेचन नहीं हुआ तो प्रोएस्ट्रस कंडीशन आ जाएगी, यानी कि फिर से वही जो है प्रक्रिया दोहराई जाएगी। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी हुई प्रोएस्ट्रस और एनेस्ट्रस की, यानी कि गर्भाधान होने की स्थिति में डायस्टस के बाद के पीरियड को एनेस्ट्रस कहते हैं। ठीक है, गर्भाधान न होने पर 17-18 दिन बाद सीएल जो है, गर्भाधान न होने पर सीएल बाद गायब हो जाता है। देखिए फिर एक पॉइंट इसने कहा है, ये थोड़ा टेक्निकल है, हमने कहा है एस्ट्रस साइकिल थोड़ा टेक्निकल है कुछ नहीं, उसमें थोड़ा दिमाग लगाने की बात है। थोड़ा घी खाइए, बढ़िया से कसरत करिए, सब समझ में आ जाएगा, है ना। ऊर्जा को जो है बनाए रखिए तो अपने आप जो है समझ में आ जाएगा। अब फिर उसने कहा है कि जैसे ही अगर गर्भाधान नहीं हुआ मान लीजिए गाय का, तो प्रोएस्टस की स्थिति आएगी, तो उसमें क्या होगा? 17वें से 18वें दिन के बाद, 18 दिन के बाद फिर सीएल क्या कहता है? सीएल मौर्या नहीं, कार्पस लुटियम। तो कार्पस लुटियम क्या कहता है? फिर ओवरी से गायब होने लगता है, कहता है हम जा रहे हैं, क्योंकि अब अंडे अंदर फिर बनने लगे, फिर निकलेंगे, फिर आएंगे। तो ये अपना जो है एक साइकिल है, चलता रहता है। तो सीएल बाद गायब हो जाता है, रक्त में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर फिर देखिए कम होने लगा। अब जब ये कम होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती समझिए इनको, ये कम होगा तो फिर क्या बढ़ेगा? एस्ट्रोजन जो है बढ़ने लगता है, और जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो अंडे का निर्माण फिर होने लगता है। तो ये आपका एस्ट्रस साइकिल की बात थी, तो हमने विधिवत तरीके से आपको जो है समझाई। ठीक है, अगर ना समझ में आई हो तो बताइए, एक बार चित्र बनाकर के समझा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई, कुछ लोग जो होंगे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए 0 डे की स्थिति है। 0 डे यानी कि पहला दिन, और ये जो है यहां से अगर हम बात करें तो कुछ घंटे तक क्या होता है? कुछ घंटे तक एस्ट्रस साइकिल चलता है, यहां से लेकर के या कुछ दिन तक। तो ये वाला जो 0 से लेकर के आज से जहां से अंडा रिलीज हो रहा है, इसको कहेंगे अंडा रिलीज हो रहा है। अंडा रिलीज हो रहा है ना? क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। यहां से लेकर के कुछ घंटे तक का समय जो होता है, अब इसको हम कह देंगे एस्ट्रस। अब विद्यार्थियों यहां से जब बात आती है हमारी 6 दिन तक, 6वां दिन जब आ गया तो इसके बीच के समय को हम कह देते हैं मेटास्ट्रस। ठीक है ना, क्या कह देते हैं? मेटास्ट्रस। और यहां से 6 दिन के बाद जब हमारा पीरियड आता है 18 दिन तक, तो इसको हम कह देते हैं विद्यार्थियों, क्या कह देते हैं? डाइएस्ट्रस। और इसके बाद फिर जो है 2 चीजें साथ साथ चलती हैं। एक तो चलता है हमारा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर क्या होगा? एनेस्टस हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोएस्ट्रस की स्थिति आ जाएगी।
ये इस तरीके से गोला बना दोगे। बोर्ड परीक्षा, अच्छा इस बार तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए कुछ ऐसे होंगे जो देना चाहें अगली साल, है ना। अब तो खैर कोई पास ही नहीं होगा। एक राजस्थान की ऐसी कहानी है कि एक लोग सारण, शायद उनका नाम है, 84 साल के हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में ठाना था कि हम जो है पास होंगे हाई स्कूल की परीक्षा में, और उनका विचारों का जो है समय चलता रहा और वो लगातार परीक्षा देते रहे। आज 84 वर्ष के हैं। तो सरकार ने जब हाई स्कूल में सबको प्रमोट कर दिया, फेल होते रहे लगातार 84 वर्ष तक, चलिए कोई बात नहीं। हाई स्कूल में ऐसा कोई नियम नहीं है आप कितने बार परीक्षा दे सकते हैं, ये कोई नियम नहीं। आप जितने बार मन हो आप दे सकते हैं, आप जीएनसी भी परीक्षा दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इस बार जो है कोरोना की कृपा रही उनके ऊपर और वो हाई स्कूल जो है पास हो गए। उनकी दिल की इच्छा जो है पूर्ण हो गई। तो समय बहुत बलवान होता है विद्यार्थियों, अगर आप दृढ़ निश्चय और लगन से लगे रहेंगे तो समय जो है हर चीज का आता है। हर चीज का मतलब क्या है, अब समझिए उनका भी समय आया। 84 साल व्यक्ति ने इंतजार किया भाई हाई स्कूल में पास होने के लिए, लगातार हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं, 84 वर्ष तक फेल हुए। लेकिन इस बार उनका समय आ गया। भगवान ने कहा कि नहीं, हम सुनेंगे तो तुम्हारी भी, ऐसा नहीं है कि हम सबकी सुनते हैं तो तुम्हारी भी सुनेंगे। 85वें साल में कोरोना की वजह से हाई स्कूल में वो जो है प्रमोट कर दिए गए। तो कितना खुशी का समय है, ठीक है, उनके लिए जो है। तो इसलिए आपका भी समय आएगा, परेशान ना होइए, ठीक है। तो समय सबका आता है। चलिए तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हमने चित्र बना के भी बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विद्यार्थियों, कृत्रिम योनि का टेम्परेचर जो होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए कृत्रिम योनि बनाई क्यों जाती है, क्योंकि स्पर्म का कलेक्शन किया जाता है। स्पर्म जो होता है, जैसे बढ़िया नस्ल के सांड होते हैं तो वो हर जगह पर तो उठा के उन्हें इंसेमिनेट कराएंगे नहीं, आगे पता चला आज सांड को इधर ले गए, आज उधर ले गए, आज उधर ले गए, तो हर जगह उठा के तो इंसेमिनेशन नहीं करा सकते हैं। तो उसके सीमन को कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन में, और उसको जो है इंसेमिनेट कराया जाता है गाय को। क्यों? क्योंकि ये इसलिए व्यवस्था है कि एक सांड एक बार में, हमने बताया था ना, 5 से 8 घन सीसी जो होता है सीमन निकालता है, इजैकुलेट करता है, और 2 घन सीसी की गाय को गर्भवती होने के लिए आवश्यकता होती है। गाय को जो आवश्यकता होती है कितने सीमन की होती है, 2 सीसी की आवश्यकता होती है। तो 5 से 8 बढ़िया सांड था बेचारा, एक बार में इजैकुलेट कर दिया 5 से 8 घन सेंटीमीटर, घन क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसे जरूरत थी केवल फर्टिलाइजेशन के लिए 2 घन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फिर क्या फायदा है, तो इसको ले लिया, बांट दिया, तो 4 गायें इससे जो है इंसेमिनेट हुई, और अच्छी नस्ल का सांड था। इस नस्ल का नस्ल कैसी थी, अच्छे नस्ल का सांड था। तो अच्छे नस्ल का जब सांड था तो फिर जाहिर सी बात है कि इसको जो है ले आए, इसका सीमन जो है एआई के द्वारा, इसको जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा इसका जो है हमने सीमन जो है डिवाइड कर लिया माइक्रोस्कोप के द्वारा, और उसको जो है रखा और अलग अलग गायों में इसको जो है हमने डाल दिया, और जो है 2 घन क्यूबिक सेंटीमीटर की ही आवश्यकता पड़ी सीमन की। तो हमारी गायें जो है गर्भित हो गई, ठीक है। तो अच्छे नस्ल के, क्यों ये देखिए काम इसलिए किया जाता है, ब्रीड सुधारने के लिए, नस्ल सुधारने के लिए। अगर कोई ऐरा गैरा भारवाही नस्ल का सांड होगा, उससे इंसेमिनेट कराएंगे तो दुग्ध की मात्रा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। साहिवाल को अब होल्स्टीन फ्रीजियन से कराने तो दुग्ध की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी, इससे कराएंगे तो दुग्ध नहीं बढ़ेगा, तो हमें अल्टीमेटली चाहिए दुग्ध, ठीक है। तो इसलिए जो है ये स्थिति है कि ये देखिए 5 से 8 नहीं तो 6, कितना 6 घन सीसी जो है हमारा सीमन जो था, अच्छे नस्ल के सांड का सीमन जो है वो क्या हो जाता, सीमन जो है खराब हो जाता। क्या हो जाता, खराब हो जाता। तो इस खराबी को बचाने के लिए हमने क्या किया कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मेथड जो है अपनाया, ठीक है। तो ये है कृत्रिम योनि, इसीलिए बनाई जाती है। इसके बाद है सांड औसत एक बार में 5 से 8 घन सेंटीमीटर वीर्य देता है, तथा इसका पीएच मान जो होता है 6.7 होता है। क्या पीएच रेंज होती है इसकी, 6.7 पीएच होता है इसका
सांड के वीर्य का पीएच मान यानी कि सीमन का पीएच मान जो होता है 6.7 होता है। इसके बाद सांड के वीर्य में 8 लाख शुक्राणु प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, प्रति घन सीसी है होने चाहिए। ठीक है, अगर एक देखिए इससे अगर कम माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, इनकी लगभग संख्या देती जाती है। अगर एक घन क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर 8 लाख से कम स्पर्म हमें दिखाई दे रहे हैं तो उस सीमन को हम आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि उससे निषेचन नहीं होगा। तो ये माइक्रोस्कोप में चेक कर लिया जाता है पहले से ही सीमन को डाल करके कि अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में लगभग 8 लाख स्पर्म होने चाहिए, इससे अगर कम हो रहे हैं तो ये सीमन खराब है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फेंक दिया जाता है। चलिए आगे। इसके बाद आती है गाय की गर्भवती होने की जांच करने के लिए। देखिए अब हमें ये जांच करनी है कि गाय हमारी गर्भवती है कि नहीं है। देखिए वैसे तो जो वेटरनरी के डॉक्टर आते हैं आपके, है ना, तो वेटरनरी वाले डॉक्टर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो गायों की जांच करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसे ही जांच करनी है, अगर हमें ऐसे ही गाय की गर्भवती होने की जांच करनी है तो हम क्या करेंगे, 3.5 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है उसको क्या करेंगे, हम मूत्र पनखनली में लेंगे। गाय का मूत्र, कितना गाय का मूत्र लेंगे, 3.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। घन सेंटीमीटर जो होता है उसी को क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं। तो 3.5 सीसी जो है गाय का मूत्र लेंगे। ऐसा नहीं है गाय का मूत्र, समझिए इस समय बहुत बवाल चल रहा है, इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। कुछ लोग जो है हाँ, है ना, हाँ, उसको जो है अमृत वाला कुछ चल रहा है सिस्टम इस समय। ठीक है, तो 3.5 क्योंकि कुछ हिंदू धर्म में ठीक है, ऐसा नहीं है। जब वो होता है कुछ कोई लोग जब एक्सपायर वगैरह हो जाते हैं तो गाय का मूत्र एक जगह रखा जाता है और उसमें जो है उसको जो है पिया भी शायद, अब जो भी हो उसमें, है ना, जब बाल छिलवाए जाते हैं तो वो ऐसा कुछ सिस्टम उसमें है। ठीक है, तो 3.5 सीसी मूत्र वही लेना है। इसमें थोड़ा कम है, उसमें थोड़ा ज्यादा दे दिया जाता है डब्बा। ठीक है, तो परखनली में लेकर इसमें उसमें काले तिल वगैरह भी बहुत सारा सिस्टम रहता है, पवित्र माना गया है ना। तो इसीलिए इसमें 0.5 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम बेंजोएट इंडिकेटर मिलाकर 25 से 30 सेकेंड हिलाते हैं। अब देखिए जो 3.5 सीसी गाय का मूत्र लिया गया, इसमें 0.5 सीसी जो है सोडियम बेंजोएट इंडिकेटर लिया, डाल दिया और इसे हिलाया 25 से 30 सेकेंड तक। अगर इसको हिलाया और इसका रंग हरा हो गया और वो हरा 8 से 10 मिनट तक बना रहा तो समझिए गाय हमारी जो है गर्भित है। अगर वो हरापन उसका जो है विदिन कुछ मिनट में 10-15 सेकेंड में चला जाता है हरापन, फिर वैसे ही गाय का मूत्र हो जाता है जैसे पहले रंग था उसका, तो समझिए फिर क्या होगा, तो समझिए गाय आपकी जो है गाभिन नहीं है, गर्भित नहीं है, है ना। तो ये एक इंडिकेटर होता है। देखिए फिर समझिए कैसे कैसे करेंगे हम। 3.5 सीसी गाय का मूत्र लेंगे, उसमें 0.5 सीसी जो है सोडियम बेंजोएट मिलाएंगे और मिलाएंगे जब तो उसको 25 से 30 सेंटीमीटर जैसे हमने हिलाया तो उसका रंग हो गया हरा। और हरा रंग अगर बना रहेगा कितनी देर तक, हरा रंग अगर 8 से 10 मिनट तक स्थिर रहता है तो हम बता देंगे कि हमारी गाय गर्भवती है। अगर ये रंग जो है 30 सेकेंड के बाद उड़ गया, समझ आइए गाय जो है खाली है और दूध पीने की उम्मीद जो है छोड़ दीजिए। अब जो है या तो अन्ना पशु बनाइए उसे या फिर दोबारा गर्भित करवाइए, यही उसका विकल्प है और कोई विकल्प नहीं। ठीक है, चलिए गायों को तो लोग ज्यादातर छोड़ ही देते हैं, भैंसों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि भैंस कहीं ना कहीं जो है ले ही जाता है कोई ना कोई, गाय नहीं लेके जाता है ना। चलिए तो फिर गाय की जो है दशा की दुर्दशा कर देते हैं लोग, रोडों पे जा रही है, कहीं कुछ खा रही कहीं कुछ खा रही, ये बहुत गलत सिस्टम है। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, चलिए आगे देखेंगे हम। यदि यह मिश्रण 8 से 10 मिनट तक गहरा हरा रंग बनाए रखता है तो गाय गर्भवती है
नहीं तो यह 30 सेकंड में पुनः मूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगर गाय गर्भवती नहीं है तो ये पुनः 30 सेकंड में जो है मूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगर गर्भवती है तो 8